बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपना 7th लेक्चर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, 7th लेक्चर के पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्कस किया। ठीक है, अब हम उसी लेक्चर को जो है मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं अपने 7.2 लेक्चर के अंदर। पार्ट 2 लेक्चर जो है इसका 7th का, उसके अंदर जो है हम फर्दर इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है पीछे से जो है अपने लेक्चर को जो है दोबारा रिवाइज करूँगा। ये हमने फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने वाचर के बारे में डिस्कस किया, जर्नल के बारे में डिस्कस किया, जनरल लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इसी के साथ में फिर हमने जो है जो हमारे रूल्स थे उनको भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमने ये देखा कि वॉचर से जनरल लेजर के अंदर जो है वो कैसे पोस्टिंग की जाती है, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस को हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमने ओवरव्यू लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो है थोड़ा सा हमने अपनी डिस्कशन को जो बढ़ाया वो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हवाले से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हवाले से हमने डिस्कस किया कि उसका जो सैंपल है फॉर्मेट जो है वो उसका किस तरह का होता है, वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अकाउंट फॉर्मेट के अंदर जो है कि इसमें दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट साइड पे जो है वो डेबिट साइड होती है, सेकंड साइड के ऊपर क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब उसमें जो क्रेडिट साइड के ऊपर जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो आपकी इनकम होती है। इनकम के से जब आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो फिर आपके पास जो फर्स्ट पार्ट इसका जो होता है उसके अंदर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। जब उसमें से फर्दर आप एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को जब आप माइनस कर लेते हैं तो आपके पास जो चीज़ निकलती है वो है नेट प्रॉफिट। इसी चीज़ को हमने इसका दूसरा जो फॉर्मेट जो बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, दोनों चीज़ों के अंदर एक ही चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, इसी तरीके से या ग्रॉस लॉस या नेट लॉस जो भी आता है। ठीक है, उस चीज़ को हम जो है वो इसके अंदर से कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ जो है स्टूडेंट्स हम पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसके अंदर जो है हम अपने कारोबार की जो पोजीशन है उसको सॉरी परफॉर्मेंस जो है उसको हम जज करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हमने पूरे साल जो है हमने परफॉर्म किया, हम आया कि प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे। ठीक है, हम हमारी जो पहली जो पिछले साल की निस्बत हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, बेहतर रही है या कि बुरी रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अपने कारोबार की परफॉर्मेंस को हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या इनकम स्टेटमेंट से हम कैलकुलेट करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है हम आगे फर्दर जो है अपनी डिस्कशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो है हमारे पास बैलेंस शीट हमारे सामने आती है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या चीज़ है इसके हवाले से हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बैलेंस शीट क्या चीज़ है। इट इज़ अ पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि पोजीशन स्टेटमेंट इसको क्यों कहा जाता है कि इसके अंदर हम अपने कारोबार की पोजीशन को चेक करते हैं कि हम लोग जो है पहले से बेहतर पोजीशन में आए हैं या पहले से हम डाउनफॉल की कंडीशन में गए हैं। ठीक है, इट इज़ अ पोजीशन स्टेटमेंट दैट शोज द स्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन मॉनेटरी टर्म्स एज अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर स्पेसिफिक टाइम में, यानी कि फ़र्ज़ करो हम 31 दिसंबर 2023 को हमारा कारोबार जो है वो किस पोजीशन पे है। ठीक है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, पहले से हमने कुछ अचीव किया है या हमने
कुछ जो है वो अपना डाउनफॉल की कंडीशन में गए हैं, लॉस की कंडीशन में गए हैं, ठीक है। अनलाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट शोज द परफॉर्मेंस of that entity over a period of the time. The balance sheet shows the financial state of affairs of the entity at a given time. ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम क्या क्या करते हैं कि पूरे साल का हम जो है परफॉर्मेंस अपनी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने कितने कितने एक्सपेंडिचर जो है वो सर्व किए और उससे हमने कौन सी सर्विसेज जो है वो गेन की या क्या हमारी इनकम जो है वो हमने गेन किया उसको, ठीक है। जबकि बैलेंस शीट में हम एक स्पेसिफिक डेट जो है, एक स्पेसिफिक डेट जैसे 31 दिसंबर भी हो सकती है, 1 जनवरी भी हो सकती है, 30 जून भी हो सकता है, कोई भी जो एक स्पेसिफिक डेट है उस डेट के ऊपर हम अपने फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स को जो है एंटिटी के उनको हम देखते हैं कि वो किस पोजीशन पे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट इज द समराइज्ड एनालिसिस इन अ टी फॉर्म ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है ये टी फॉर्म में ही बनाया जाए, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम टी फॉर्म में भी बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना लेते हैं, तो इसी तरीके से बैलेंस शीट को भी हम टी फॉर्म में भी बना लेते हैं और बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना लेते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ जो है रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स हैं, तो उनके हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप टी फॉर्म में इसको बनाते हैं तो नॉर्मली हम जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर लाइबिलिटीज़ को लेते हैं और राइट साइड के ऊपर जो है वो हम एसेट साइड जो है वो अपनी बनाते हैं। एसिड्स क्या है, अब इसके हवाले से हम पीछे से अपनी जितनी भी डेफिनेशंस थी उनके अंदर हमने बड़ी डिटेल्ड जो है वो डिस्कशन की है कि एसिड क्या होता है कि एसिड इज एनी ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, कि फिजिकली जो है आप जो है उसको ओन करते हैं, यानी कि हर वो चीज़ जो कारोबार की मलकियत में होती है, इसको अगर हम सादा लफ्ज़ों में जानना चाहें कि हर वो चीज़ जो कारोबार की मलकियत में है और उसने फ्यूचर में कारोबार को कोई ना कोई फ़ायदा देना है, तो उसको हम एसेट अपना कंसीडर करते हैं। अब वो टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है। टेंजिबल मीन ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम टेंजिबल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इनटेंजिबल वो चीज़ें होती हैं कि जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होती हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती या जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे आपकी गुडविल है, कारोबार की साख, ठीक है, यानी कि कारोबार जिसकी अच्छी साख होती है, जिसका एक नाम बना होता है, उसको हम कहते हैं गुडविल, ठीक है। तो गुडविल क्या चीज़ है, नाम जो बना होता है, शोहरत जो आपको मिली होती है आपके कारोबार को, वो आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसको आप कहीं फिजिकली देख नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ को हम इनटेंजिबल कहते हैं, या पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स, इस तरह की चीज़ें जो है, ठीक है। लायबिलिटीज जो है क्या चीज़ थी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू डिलीवर गुड्स और टू प्रोवाइड अ बेनिफिट इन फ्यूचर, ठीक है। क्या चीज़ होती है कि ये ऑब्लिगेशन होती हैं। ऑब्लिगेशन मीन कारोबार के लिए जो वाजिबात होते हैं, जिनको कारोबार ने, बिजनेस ने फ्यूचर में उनकी अदायगी करनी होती है, जिनके बदले में आपने कारोबार बिजनेस ने कोई चीज़ें वसूल की होती हैं, फ़ायदा वसूल किया हुआ होता है, ठीक है, उसको हम लायबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम ज़रा थोड़ा सा अपना बैलेंस शीट का जो है फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। इसके अंदर भी वही चीज़ सेम जैसे आप टी अकाउंट में बनाते हैं ऐसे ही आप इसको भी टी अकाउंट में बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि लेफ़्ट साइड के ऊपर आप लायबिलिटीज़ ले लेते हैं, राइट साइड के ऊपर आप एसेट्स ले लेते हैं। लायबिलिटीज़ में क्या चीज़ होती है, लायबिलिटीज़ में वही हमारी दो लायबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कस होती हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स
एसेट साइड के ऊपर फिक्स एसेट्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स और करंट एसेट्स आ जाते हैं। अब इन चीज़ों को हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट फॉर्म आ जाती है, ठीक है, कि या इसको आप रिपोर्टिंग फॉर्म भी कह लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है, उसी के अंदर आप एसेट्स भी लिखते हैं, उसी में आप लायबिलिटीज भी लिखते हैं, लेकिन दो कॉलम बना लिए जाते हैं अमाउंट्स के हवाले से। एक आपकी आ जाती है इसमें मेन जो एक मेजर आपका कॉलम होता है, दूसरा आपका सब कॉलम होता है जिसके अंदर आपने सब टोटल्स किए हुए होते हैं, ठीक है। ये आपकी रिपोर्ट फॉर्म आ जाती है, या इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म भी कह लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने एसेट्स की क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं कि उसमें एसेट्स जो हैं वो कितनी क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हमने डिस्कस किया फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है जी? आर द एसेट्स ऑफ परमानेंट नेचर, ठीक है। ये ऐसे एसेट्स जो परमानेंट नेचर के होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। दैट अ बिजनेस एक्वायर सच एज प्लांट, ठीक है, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल वगैरह वगैरह, ठीक है, कि ऐसे एसेट्स जो कि आपको एक सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते हैं, जो एक जिनकी जो यूजफुल लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर होती है, उसको हम फिक्स्ड एसेट्स जो है वो कंसीडर करते हैं। जैसे बिल्डिंग भी हो सकती है, इसको आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इसकी लाइफ भी लॉन्ग टर्म होती है, तो उसको आप जो है फिक्स्ड एसेट्स कंसीडर करते हैं। मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर, व्हीकल वगैरह वगैरह, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर जो है these are the assets of business that are receivable after 12 months of the balance sheet, ठीक है। अच्छा, अब फिक्स्ड एसेट्स में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की कि जो एक आपके लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी कि जिनका अरसा जो है वो 1 ईयर से स्टैंड कर रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअल में आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स ही कंसीडर होते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स जो है थोड़ी सी मैंने पीछे यूँ कह लें कि इसको मैं आपको मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ कि फिक्स एसेट्स की सही मानों में जो हम डिफाइन करेंगे वो ये है कि जो आप फिजिकली एग्जिस्ट है, जिसकी फिजिकल कंडीशन पाई जाती है, सॉलिड फॉर्म में होता है, परमानेंट नेचर उसकी होती है, एक कह लें कि लॉन्ग टर्म चलने वाला एसेट्स होता है, ठीक है, और वो उसकी एक फिजिकली एक कह लें कि उसकी एग्जिस्टेंस होती है, जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको आप फिक्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म का जो सही मानों में जो है लॉन्ग टर्म वही चीज़ है कि जो जिसको आप मोर देन 1 ईयर के ऊपर आप जो जिसकी आपने रिकवरी हो, जिससे आप वो कैश में कन्वर्ट हो, उसको आप कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है, जिसके अंदर आपके को रिसीवेबल भी हो सकते हैं, जिनसे आपने अमाउंट रिसीव करनी है और उन्होंने आपसे प्रॉमिस किए हैं कि ये आपको 2 साल बाद 3 साल बाद मिलेंगे, तो उसको आप जो है लॉन्ग टर्म एसेट जो है वो कंसीडर करेंगे। For example, if business is invested some money for 2 year in any saving scheme, और जो भी आप चीज़ परचेज करते हैं, सर्टिफिकेट्स जो परचेज करते हैं, जिनका पीरियड जो है वो मोर देन 1 ईयर हो, उसको आप लॉन्ग टर्म एसेट्स कंसीडर करते हैं। और करंट एसेट्स क्या होते हैं कि ऐसे एसेट्स जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद हों। लिक्विड से मुराद जो है वो कैश फॉर्म है, इसको पानी या वो वाटर या इस तरह की चीज़ लिक्विड नहीं आप समझेंगे, यानी कि ऐसे एसेट्स जो कि कैश फॉर्म में जो है विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो सकें, उसको आप करंट एसेट्स जो है वो शुमार करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जो है वो आपके डेटर्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से और भी अक्रूड इनकम वगैरह भी आपकी हो सकती हैं, जो कि आपने किसी से पैसे वसूल करने हैं और वो आपको उम्मीद है विद इन 2-3 मंथ या विद इन 1 ईयर वो रिसीव हो जाएंगे, उनको आप करंट एसेट्स कहेंगे। इसके अंदर कैश भी आएगा, इसके अंदर बैंक बैलेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर रिसीवेबल्स अमाउंट जो कि विद इन 1 ईयर रिसीव हो सके, उनको भी आप इसमें लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन लायबिलिटीज की आ जाती है। कैपिटल, जिसको हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ऐसा सरमाया, ऐसे फंड्स जो कि मालिक, कारोबार का जो मालिक है वो कारोबार में इन्वेस्ट करता है, उसको आप कैपिटल कहते हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है
इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस जो है, ये आप जो भी पीछे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें से जो प्रॉफिट या लॉस जो निकलेगा वो आप इस कैपिटल के अंदर उसको एडजस्ट करेंगे। अगर तो प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर वो लॉस होगा तो प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वही सेम जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, यानी कि जिनका पीरियड जो है वो मोर देन 1 ईयर के ऊपर पेएबल हों उसको आप लॉन्ग टर्म कहेंगे, और जो कि विद इन 1 ईयर जिनकी पेमेंट आपने करनी हो उसको आप करंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्रेडिटर्स आ जाते हैं, पेएबल्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह और भी कोई पेमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब हम एक इलस्ट्रेशन जो है वो एक डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं कि जिससे हम ज़रा थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मज़ीद ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रायल बैलेंस है नाइम एंड सन्स कंपनी का, और किस डेट को बनाया जा रहा है, 30 जून 2002 को। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये एक ट्रायल बैलेंस उन्होंने हमें दे दिया, जिसकी क्रेडिट साइड के ऊपर जो है वो जितनी भी इनकम है वो इसमें ली गई है या आपकी लायबिलिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पे सेल्स है, ये आपकी इनकम है। इसी तरीके से आपकी परचेजेज रिटर्न जो है ये आपका एक्सपेंस में से डिक्रीज जब होता है तो उसको आप यहाँ पे क्रेडिट करते हो, तो यहाँ पर ये एक तरह से आप ये भी आपके लिए इनकम ही कंसीडर होती है। ठीक है, लेकिन इसको आप इनकम साइड पे नहीं लिखते, इसको आप लॉस अपना डेबिट साइड पर ही लिखते हैं और इसको परचेजेस में से एडजस्ट कर दिया जाता है। डेबिट अपना क्रेडिटर्स हैं 16,000, कैपिटल है आपका 3,68,000। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो ग्रैंड टोटल जो ट्रायल बैलेंस का बन रहा है वो है 4,87,000। इसी तरीके से डेबिट साइड के अंदर परचेजेस हमारी 45,000, और फिर इसी तरीके से सैलरीज हैं 12,000, रेंट 5,000, डेटर 25,000, और फिर प्लांट एंड मशीनरी है इसके अंदर 4 लाख की। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो डेबिट साइड का टोटल है वो भी 4,87,000 बन रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये चीज़ देख लें कि ट्रायल बैलेंस दोनों साइडों का इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था पीछे जब ट्रायल बैलेंस को डिस्कस कर रहे थे कि ट्रायल बैलेंस जो होता है इससे हम अपने कारोबार की एक्यूरेसी, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड की होती हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर तो वो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ रही हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने जो पीछे ट्रांजैक्शन की हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली पोस्ट की हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये ट्रायल बैलेंस जो है ये पीछे से इसकी एक्यूरेसी वाइज ठीक ही होगा, हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये 100% रूल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस इक्वल तो आ जाता है लेकिन वो ठीक नहीं होता। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा सा आगे मज़ीद बढ़ते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पीछे से आपने बनाया, जिसमें हमने पीछे जो ट्रायल बैलेंस में सेल्स दी हुई है उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सेल्स को क्रेडिट साइड पर। ठीक है, और परचेजेज रिटर्न को आपने यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिख दिया। अब इसी परचेज रिटर्न को यहाँ पे परचेजेस में से माइनस भी किया जा सकता है, माइनस करके इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है यहाँ पर जो है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आपने बना ली जिसके अंदर आपने परचेजेस को ले लिया। ठीक है, ये एक टी फॉर्म के अंदर हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ से जब आपने सेल्स में से आपने परचेजेस को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब आपने माइनस किया तो आपके पास यहाँ पर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। ठीक है जी, 1,03,000 में से आपने जो है वो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो आपके पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से फर्दर जो भी बिजनेस के जो एक्सपेंसेस थे, जैसे पीछे आपने देखा यहाँ पर सैलरीज है और फिर आपके रेंट है, ये आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, तो वो एक्सपेंसेस आपने डेबिट साइड पर लिख दिए और इन्हीं एक्सपेंसेस को आपने इस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया। जब माइनस किया तो रिमेनिंग आपके पास जो है वो नेट प्रॉफिट निकल आता है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बहुत सिंपल एग्जांपल को लेकर हमने बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो।
बाद में हम थोड़ा सा मज़ीद जो है डिटेल जो है अपनी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो ली गई है, ठीक है। इलस्ट्रेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में देखते हैं तो इसी तरीके से बनता है जैसे यहाँ पर जो है, लेकिन ये जो है ये थोड़ी सी जो आपके पास एक स्टेटमेंट फॉर्म बनाई गई है ये इनकरेक्ट जो है प्रेजेंटेशन है, यानी कि ये इस तरीके से भी अक्सर लोग बनाते हैं, ठीक है, और वो जो है वो उसको कंसीडर भी कर लिया जाता है, लेकिन इसका जो सही तरीकाकार है, पहले तो इसको ज़रा थोड़ा देख लें कि इसके अंदर लोग अक्सर जो है हमारे अकाउंटेंट हजरात जो है वो क्या करते हैं कि इनकम को ऊपर ले लिया, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तमाम कैलकुलेशन यहीं पर जो है वो करते हैं, जो कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इस चीज़ से हमें जो है वो हमारे ऊपर बाइंडनेस लगाते हैं कि आप कैलकुलेशन जितनी भी हैं वो सारी नोट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप करें। तो जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं वो मैं आगे जाके अभी आपसे डिस्कस करता हूँ, उसके अंदर ये तमाम कैलकुलेशन की जाती हैं जो कि यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वैसे इसको समझने की हद तक मैंने इसको ले लिया है ताकि आपको ये मज़ीद यहाँ पे क्लियर हो जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम परचेजेस, उसमें से हमने परचेज रिटर्न को एडजस्ट कर दिया तो हमारे पास नेट परचेज हमारे पास निकल आई 42,000। इसको हमने इनकम में से एडजस्ट किया तो हमारे पास वही ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, फिर इसमें से हमने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आया, ठीक है जी। अब हम ज़रा थोड़ा सा आगे मज़ीद बढ़ते हैं। ये इसकी करेक्ट प्रेजेंटेशन है कि जिसके अंदर आप यहाँ पर जो है कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाते, बल्कि नोट का जो है वो रेफरेंस दे देते हैं कि नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, इसी तरीके से और भी इसमें जो भी आएंगे वो आप इसमें दिखाते जाते हैं, ठीक है। और उनकी जो नेट कैलकुलेशन होती है वो आप यहाँ पे एक्चुअल फॉर्म में यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका फॉर्मेट वही होता है कि जिसमें रेवेन्यू आप ऊपर ले लेते हैं, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, फिर उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप मज़ीद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिर इसी तरीके से फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह को जब आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है जी। अब हम इसको मज़ीद आगे ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारे पास जो हमने पीछे रेफरेंस दिया है नोट्स ऑफ अकाउंट्स का, ये वाला, वो उनको आगे हमने कैसे बनाया है ये देखें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पहले बनाई, उसके अंदर से वो जो कैलकुलेशन आपने उसी के अंदर लास्ट एक फॉर्मेट में की थी जिसको मैंने कहा था कि ये इनकरेक्ट फॉर्मेट है, ये वाला, ठीक है, इनकरेक्ट फॉर्मेट है, इसके अंदर ही हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यही हम कैलकुलेशन को आगे जाकर जब हम नोट्स की फॉर्म में करते हैं तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि नोट नंबर 1 ऊपर नोट नंबर 1 कर दिया जाता है, और उसके नीचे जो है परचेजेस में से जो आपने लेस करनी हो वो यहाँ पे करने के बाद आपका यहाँ पे परचेजेस रिटर्न है तो परचेजेस रिटर्न हो जाएगा, अगर डिस्काउंट हो तो वो भी इसमें से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 42,000 जो है नेट परचेज निकल आती है, जिसको हमने इनकम में से, सेल्स में से माइनस कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर सैलरीज है, फिर रेंट है, तो इन दोनों को ऐड किया तो 17,000 हमारे पास टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकलाते हैं, जिनको अगर हमने पीछे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 42,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकली थी और 17,000 हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकले थे, ठीक है। अब हम मज़ीद आगे थोड़ा सा बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं। बैलेंस शीट जो हमने पीछे डिस्कस किया, बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पे लायबिलिटीज़ और फिर दूसरी तरफ एसेट्स हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर देखा कि प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 4 लाख की थी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास 4 लाख की पीछे मशीनरी आ रही है। अगर आप ज़रा पीछे जाकर देखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर ये देखें आपके पास 4 लाख की मशीनरी है, इसको आपने यहाँ पर जो है एसेट साइड पर आपने दिखा दिया, ठीक है। और फिर इसी तरीके से डेटर हैं आपके पास, वो आपने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो टोटल आपके पास एसेट्स निकल आए 4,25,000, ठीक है।
फिर इसी तरीके से लायबिलिटी साइड के ऊपर आपके पास कैपिटल था 3,68,000 का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें से 41,000 आपके पास जो प्रॉफिट निकला है, ये देखें यहाँ पर भी आपके पास प्रॉफिट निकल रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको पिछले फॉर्मेट में देखें तो यहाँ पर भी आपके पास प्रॉफिट 41,000 जो है वो निकल रहा है। जो 41,000 प्रॉफिट निकला है वो आपने क्या किया कि उसको आपने कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया। ये देखिए 4,09,000 आपके पास टोटल आ गया। अगर ये लॉस होता तो आपने यहाँ से इसको माइनस करना था। तो ये अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल बैलेंस शीट में हमारे पास जो है 4,09,000 जो है वो हमारे पास इंटरनल हमारी लायबिलिटी बिजनेस की जनरेट हो जाती है। अब उसके बाद जो है 16,000 वही हमारे पास जो क्रेडिटर्स पीछे ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं वो भी आपने ऐड कर दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर 4,25,000 आपके पास जो है वो बैलेंस शीट निकल आती है। इसी को रिपोर्टिंग फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो वो सेम वही चीज़ है। 4 लाख के एसेट्स, 25,000 के डेटर्स, टोटल मिलाकर 4,25,000। इसी तरीके से 368,000 जो है आपके पास कैपिटल, 41,000 प्रॉफिट। तो टोटल आपके पास 4,09,000 इंटरनल लायबिलिटी, उसके अंदर 25,000 आपने एक्सटर्नल लायबिलिटी को ऐड किया तो ये माल बन गया आपके पास 4,25,000, ठीक है। स्टूडेंट्स ये यहाँ तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिंपल फॉर्म के अंदर आपने देखा है। अब इसके अंदर बेशुमार किस्म की कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं जो हम इंशाल्लाह आगे जाके अपने फर्दर जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट को देखेंगे, रिसीट एंड बैलेंस को देखेंगे। फिर इसके अंदर जो एडजस्टमेंट मुख्तलिफ किस्म की आती हैं वो हम देखेंगे। फिर इसके अंदर जो पीछे से जो अगर कोई ट्रांजैक्शंस गलत पास हुई होती हैं उसको अपने रेक्टिफाई कैसे करना है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के हवाले से हम देखेंगे। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो हमने जो ट्रांजैक्शन जो पास करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने ट्रायल बैलेंस को दोबारा हम एडजस्ट करते हैं, तो उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम आगे फर्दर कैसे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाएंगे। ये सारी चीज़ों को हम जो है स्टेप वाइज जो है थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, जो आपको नहीं कुछ समझ आया, वो आप मेरे से कमेंट्स के अंदर जो इसका कमेंट्स का जो एक सेशन है उसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे से और जो हमारे जो वेरिएंट्स हैं उनके हवाले से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है मज़ीद हम अपने लेक्चर को इधर से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए जो है अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।